हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो इफ़ के बाद हमने पीछे इफ़ किया था, इफ़ के ही आगे हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वो मुझे पिछला वीडियो रोकना पड़ा था क्योंकि कोई काम आ गया था, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम इफ़ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इफ़ जो हमने फॉर्मूला पीछे यूज़ किया था उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन थी, या तो पास या फेल, वो वाली कंडीशन थी। लेकिन हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं। जैसे मैं अगर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की बात करें तो हम ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आजकल, कि अगर 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड, 80 से 90 के बीच में है तो बी ग्रेड, 78 से 80 के बीच में है तो सी ग्रेड। तो ऐसे अगर मुझे कई कंडीशंस देनी हो अलग अलग ग्रेडिंग्स के लिए स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम इफ़ फंक्शन का ही यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल इफ़ G2 मेरी परसेंटेज है, मतलब G2 जो मेरा सेल है उस पर मेरा परसेंटेज है, मैं उस परसेंटेज को चेक कर रहा हूँ। मैंने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर मेरी जो परसेंटेज है वो 90 या 90 से ऊपर है, कॉमा मैंने लिख दिया ए, मतलब अगर 90 या 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड आएगी उसके लिए, मतलब वहाँ पे ए डिस्प्ले करेगा। फिर अगर नहीं है तो मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तो, अगर फॉल्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर अगली कंडीशन चेक करेगा। तो मैंने कॉमा लगा के फिर इफ़ दोबारा इफ़ स्टार्ट कर दिया एक दूसरी कंडीशन के लिए। तो दूसरी कंडीशन में मैंने इफ़ स्टार्ट किया, उसमें मैंने लिखा इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कॉमा बी, मतलब अगर 80 से ऊपर है तो बी ग्रेड। ठीक है, मैंने वहाँ पे बी डिस्प्ले करवा दिया। फिर कॉमा, फिर मैंने तीसरी कंडीशन लगा दी इस तरीके से, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन सी। और फिर एक और कंडीशन, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन डी। और फिर एक और कंडीशन, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन ई। और फिर मैंने कॉमा लगा के फिर एक और ग्रेड लिख दी, एक और कंडीशन लगा दी, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 तब एफ। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती, मतलब उसके मार्क्स 33 से भी कम है, तो मैंने एफ कॉमा जी लिखा है यहाँ पे, मतलब तब जी मिलेंगे अगर उसके मार्क्स 33 से भी कम है। लास्ट 33 तक तो एफ़ है, और अगर उससे भी कम है तो आपको जी ग्रेड मिलेगी। और अब स्टूडेंट्स, मैंने जहाँ पे जितनी भी ब्रैकेट स्टार्ट की थी ना, अभी तक स्टार्ट ही की थी, बंद तो कोई की नहीं थी, तो उतनी ही ब्रैकेट्स हम काउंट करके उतनी ही ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। जितनी ब्रैकेट्स मैंने स्टार्ट की थी उन सबको हम काउंट कर लेंगे। तो कैसे कैसे किया था मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने लिखा इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट की G2, जिस सेल को मैं चेक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, मतलब 90 या 90 से ऊपर है, तो कॉमा मैंने ए किया, ए डिस्प्ले करेगा। अगर 90 से ऊपर नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, मतलब अगर 80 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है, तो कॉमा बी डिस्प्ले करेगा। फिर कॉमा इफ़, फिर इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट होगी और उसमें कंडीशन आ गई G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन सी। और अगर वो भी कंडीशन नहीं है तो फिर आगे अगली कंडीशन, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन डी। इसी तरीके से फिर अगली कंडीशन, कॉमा इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन ई। और फिर उससे अगली कंडीशन, इफ़ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 देन एफ। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो जी। और फिर मैंने उतनी ब्रैकेट को बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकली खुद इम्प्लीमेंट करने का क्वेश्चन है। आपको वीडियो में तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने ये रिजल्ट के लिए लिया है, आपको रिजल्ट की बजाय किसी और चीज़ के लिए ले लेना, कोई और एग्जांपल ले लेना जिसमें इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस हो, तो आप हर एक एग्जांपल, जैसे मान लो एक और एग्जांपल हो सकता है, स्लैब्स होती हैं हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, प्रिंसिपल की स्लैब बना दी कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप जमा कराते हो तो इतने % ब्याज मिलेगा, और उससे ऊपर वाले स्लैब में अगर आप अमाउंट जमा कराते हो बैंक में तो इतना उस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहाँ पे आप ऐसी कंडीशंस रख सकते हो। तो खैर, तो ये था मेरा क्वेश्चन। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। इफ़ फंक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड इन मल्टीपल कंडीशन, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा भी है। इन दिस एग्जाम्पल, इफ वैल्यू ऑफ सेल G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन A विल बी डिस्प्लेड। इफ वैल्यू ऑफ सेल G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन B विल बी डिस्प्लेड। इन लास्ट, इफ नो कंडीशन मैचेस देन G विल बी डिस्प्लेड। ऐसा ही था।
तो ये स्टूडेंट आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का क्वेश्चन है, ये खुद इम्प्लीमेंट करना है आपने। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया, देखो सभी रिजल्ट अलग अलग आ गए। परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि किसकी क्या परसेंटेज है। जिसके 90 से ऊपर से ए ग्रेड है, और जिसके 80 से 90 के बीच में तो उनकी बी ग्रेड है, जिनकी 70 से 80 के बीच में उनकी सी ग्रेड है। इस तरीके से ये सारा चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आगे चलें? ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिम फंक्शन, इक्वल टू ट्रिम। ट्रिम की स्पेलिंग है TRIM। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आपके जो भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से लेफ्ट वाला अगर कोई स्पेस हो या स्ट्रिंग के राइट वाला स्पेस हो, उसको ख़त्म करने के लिए होता है, बीच के स्पेस नहीं। जैसे रमेश स्पेस शर्मा लिखा हुआ है, रमेश शर्मा, और बीच में स्पेस है, उस स्पेस को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि रमेश शर्मा से पहले गलती से कोई स्पेस आपने दे दिया या रमेश शर्मा के बाद कोई स्पेस दे दिया, तो जो लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेस होता है उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज़ होता है हमारा। अब जैसे इसमें देखो, इस टेबल में देखो, इस टेबल में आप अगर देखो तो आकाश गुप्ता में थोड़ा सा पहले लेफ़्ट स्पेस दिया हुआ है, लेफ़्ट में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। ऐसे अगर नीचे आओगे तो गुंजन शर्मा में लेफ़्ट में कुछ स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, इस स्पेस को मुझे ख़त्म करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल ट्रिम, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया B2, क्योंकि आकाश गुप्ता मेरा जो है B2 सेल पे है, तो उसका एड्रेस लिख दिया मैंने सेल का। इसके बाद आप एंटर की प्रेस करोगे, और आप अगर नीचे ड्रैग कर दोगे तो जैसे यहाँ पर ड्रैग किया हुआ है सभी को, नीचे ड्रैग कर दोगे तो सभी का वो स्पेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला में हुआ है, जो हमारे पास लेफ़्ट में B2 में बी वाले कॉलम में वैल्यूज़ थी उन पे नहीं हुआ। और अब मुझे क्या करना है, मैं ये जो फॉर्मूले वाली वैल्यूज़ हैं इनको कॉपी करूँगा, सभी को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं ये वाली सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, बी वाले कॉलम में जो सेल्स हैं इनको सिलेक्ट किया मैंने। पेज स्पेशल पे जाऊँगा, वहाँ पे एज ए वैल्यूज़ पेस्ट कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके है, पेज स्पेशल के अंदर, पेज स्पेशल में मैंने वैल्यूज़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके है, और ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वैल्यू, आपका जो फॉर्मूला है वो एज ए वैल्यू पेस्ट हो जाएंगी। तो कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मूला वैल्यूज़ यूजिंग पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार हमें कई जगह पे फॉर्मूला नहीं चाहिए होता, वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला को एज ए वैल्यू हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट देखो, ये अब वैल्यूज़ हैं सिंपली, ये फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सिर्फ वैल्यूज़ हैं ओनली। आगे चले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास राउंड फंक्शन, ROUND। ये फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है आपको, राउंड, ROUND, राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन करता है क्या है, पढ़ें इसके बारे में। राउंड फंक्शन राउंड्स ऑफ द नंबर to the specified number of decimal places. Here it divides the value of cell F2 by 3 and ये तो छोड़ो, ये क्या फॉर्मूले के बारे में बता रखा है, लेकिन हम सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है राउंड फंक्शन राउंड्स ऑफ द नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए जिसमें कुछ डेसिमल प्लेसेस वैल्यू हैं, तो आप उनको राउंड ऑफ कर सकते हो, उन डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो एक वैल्यू है 45.6723, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहिए ओनली, मुझे वहाँ पे सिर्फ चाहिए 45.67, तो मैं राउंड ऑफ कर दूंगा उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, एक बार उसको फॉर्मूले को देख लेते हैं। मैंने लिखा इक्वल राउंड, राउंड के बाद हम उस सेल का एड्रेस देंगे जिसको हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। मैंने लिखा इक्वल राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम उस सेल का एड्रेस देंगे जिस सेल की वैल्यूज़ को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई सेल था नहीं जिसकी वैल्यूज़ को मुझे राउंड ऑफ करना था, मुझे तो एक फार्मूला की वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना था, तो मैंने यहाँ पे वो फार्मूला लिखा है। तो स्टूडेंट मेरा जो टोटल एक्चुअल में है कहाँ पर, मेरा जो टोटल है वो F कॉलम पे है। ठीक है, मेरा जो टोटल है वो F कॉलम पे है, और F में भी F2 पे है मेरी जो वैल्यू है। तो मैंने जो ये F2 पे टोटल वाली वैल्यू है इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। मैंने लिखा F2/3, इस वैल्यू को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, और जो भी रिजल्ट आ रहा है मेरा
उस रिजल्ट को मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो मैंने लिखा इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की F2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 2, मतलब F2 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेरी वैल्यू आती है उसे सिर्फ मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो सब 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ है यहाँ पे। तो या तो मैं F2/3 की जगह एक सेल का एड्रेस दे देता, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर सेल पे नहीं करना था, मुझे एक फार्मूला पे करना था। तो मैंने फार्मूला के साथ वो लगाया, मैंने लिखा इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, फार्मूला लिखा है, उसके बाद कॉमा, फिर कितने डेसिमल प्लेसेस तक मुझे वैल्यू चाहिए वो मैंने लिखा है वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें। नेक्स्ट है इंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है इंट। इंट बना है इंटीजर से। इंट जो फंक्शन है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल इंट, ब्रैकेट्स के अंदर हमने उस सेल का एड्रेस दिया है जिसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो ये इंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये इंट फंक्शन अगर कोई डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है तो उन डेसिमल प्लेसेस को ट्रंकेट कर देगा, ओनली इंटीजर वैल्यूज़ को हमारे सामने रखेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में क्या कह रहा है ये। ट्रंकेट्स द डेसिमल वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले ओनली इंटीजर वैल्यूज़। वही मैं कह रहा हूँ, डेसिमल वैल्यूज़ जो होंगी उनको ये ट्रंकेट कर देगा, ख़त्म कर देगा, और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले करेगा। तो हम देखें, जैसे कि ये परसेंटेज में मेरे पास है 75.67, नीचे है 43.33, नीचे है 81.67, फिर उसके नीचे 63.33। तो कहने का मतलब है इनमें इंटीजर वैल्यूज़ को ही रखेगा, डेसिमल वैल्यूज़ को ट्रंकेट कर देगा। जैसे ऊपर है 75.67, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मुझे चाहिए 75, उसके नीचे 43.33 और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 43 चाहिए। उससे नीचे 81.67, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 81 चाहिए। उसके नीचे 63.33, जबकि मुझे क्या चाहिए, 63। उसके नीचे 53.67, जबकि मुझे क्या चाहिए, 53। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया उसमें मैंने लिखा इक्वल इंट ब्रैकेट स्टार्ट की, तो मैंने उस सेल का एड्रेस दे दिया जिसमें डेसिमल प्लेसेस को मुझे ट्रंकेट करना है और इंटीजर वैल्यूज़ को शो करना है ओनली। तो मैंने लिखा इक्वल इंट ब्रैकेट में G2 में मेरी परसेंटेज थी और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। तो ये डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, ओनली इंटीजर वैल्यूज़ को हमारे सामने रखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे चलें। आगे है स्टूडेंट्स नाउ फंक्शन, NOW। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। हम ग्रामर इंग्लिश में तो नाउ का मतलब ये होता है ना अब। तो यहाँ पे जो नाउ फंक्शन है वो नाउ फंक्शन करता क्या है, ये करंट सिस्टम डेट और टाइम को डिस्प्ले करता है। अगर मैं कहीं पर भी नाउ फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो ये करंट सिस्टम डेट और टाइम को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या लिखा है इक्वल, पहले हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूले से पहले इक्वल जरूर लिखना। कई स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है, वो पढ़ तो लेते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, लेकिन जब वो खुद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कहते हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। कई बार स्टूडेंट्स इक्वल साइन ही भूल जाते हैं। तो इक्वल लिखना जरूर, इक्वल जरूर लिखना है। पहले आप लिखोगे इक्वल, फिर नाउ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे और ब्रैकेट को बंद भी कर दोगे। इसके अंदर हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ करंट सिस्टम डेट और करंट टाइम को शो करने के लिए है। तो ये करंट सिस्टम डेट और टाइम को शो कर देगा। नाउ की तरह ही दूसरा फंक्शन है टुडे, TODAY। अगर मैं टुडे फंक्शन यूज़ करता हूँ तो ये करंट सिस्टम डेट को दिखा देगा, टाइम को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखो ऊपर करंट डेट और करंट टाइम भी दिखा रहा है, जबकि नीचे सिर्फ करंट डेट दिखा रहा है और टाइम से कोई इसका दूर दूर तक मतलब नहीं है। उसने 0 दिखा दिया सब कुछ। तो इस तरीके से हम नाउ और टुडे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमने इक्वल नाउ फंक्शन लगा दिया और फाइल को हमने सेव कर दिया, क्लोज भी कर दिया। जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे तो क्या ये उस डेट को ही दिखाएगा जिस डेट पे हमने फार्मूला लगाया था? तो मैं कह दूं ये एक फार्मूला है, हमेशा करंट सिस्टम और डेट टाइम को ही दिखाएगा। जब भी आप फाइल को ओपन करोगे ना, ये करंट सिस्टम डेट और टाइम ऑटोमेटिकली साथ साथ अपडेट होती रहेंगी उस डेट के अकॉर्डिंगली और उस टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नाउ और टुडे आपके करंट सिस्टम डेट और टाइम के हिसाब से काम करेंगे, चाहे फाइल आपने बंद करके चले गए अगले दिन खोली हो। नेक्स्ट है पावर फंक्शन, POWER, पावर।
पावर जनरली हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2⁻3, 4⁻5। तो कैसे यूज़ करते हैं, इसके दो पैरामीटर्स आएंगे हमारे पास। हम लिखेंगे इक्वल पावर, पावर में अपने ब्रैकेट स्टार्ट की, मैंने लिखा 2,3। इसमें 2 तो वो नंबर आ जाएगा और 3 का मतलब पावर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 2⁻3। तो क्या आना चाहिए वैल्यू, रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका 8। 2⁻3 रिजल्ट क्या आना चाहिए 8। इस तरीके से हम पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो पावर फंक्शन कैलकुलेट्स द पावर ऑफ द नंबर, हेयर इट कैलकुलेट्स द 2⁻3। आगे चले स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट आ गए, खैर देखो इन रिजल्ट्स को। नीचे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, SQRT लिखते हैं इसको। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है SQRT। आप लिखोगे इक्वल, उसमें लिखोगे SQRT। SQRT के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो उस सेल का एड्रेस दे दोगे जिस सेल में कोई न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे 8 था तो मैंने लिखा इक्वल स्क्वायर रूट B2। तो इसका मतलब 8 का ये स्क्वायर रूट निकाल के हमारे सामने रख देगा। देखो 8 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। नीचे ड्रैग करोगे तो बाकी नंबर्स का भी स्क्वायर रूट आ गया। 64 का स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे, जैसे 49 का स्क्वायर रूट आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अगर कन्फ्यूजन हो स्क्वायर रूट होता क्या है, तो मैं आपको क्या बताऊँ स्क्वायर रूट क्या होता है। एक तो होता है वर्ग, एक वर्गमूल होता है। एक तो वर्ग होता है, एक वर्गमूल होता है। स्क्वायर का मतलब वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। कई बार हमें कॉनकैटिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार हमें कोई ऐसी शीट मिली जिसमें फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, या एड्रेसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लो सिटी कहीं पे अलग लिखा हुआ है, स्टेट कहीं पे अलग लिखा हुआ है, पिन कोड अलग लिखा हुआ है, एड्रेस अलग लिखा हुआ है, और मुझे सभी को कंबाइन करना है। मुझे पूरे के पूरे एड्रेस को कंबाइन करके एक ही कॉलम में लेना है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ही कॉलम बनाना है। तब हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम कॉनकैटिनेट का यूज़ करेंगे। हम कैसे कॉनकैटिनेट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग कॉलम्स में है, जबकि मुझे एक ही कॉलम बनाना है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में नज़र आए। तो हमने क्या किया, नेम वाले कॉलम में मैंने लिखा इक्वल B2, क्योंकि जो आकाश है वो मेरे पास B2 सेल पे है, तो मैंने लिखा इक्वल B2। उसके बाद लिखा एम्परसेंड, एम्परसेंड का साइन है ये, जिसको हम एंड का साइन बोल देते हैं। उसके बाद डबल कोट्स में हमने स्पेस दे दिया। मैंने डबल कोट्स लिखा, फिर स्पेस दे दिया, फिर डबल कोट्स दे दिया। ये स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेस नहीं दोगे तो दोनों वर्ड्स आपके आपस में चिपक जाएंगे। आकाश गुप्ता में स्पेस चाहिए ना, मुझे आकाश स्पेस गुप्ता लिखना है। ऐसा नहीं है कि आकाश के साथ ही गुप्ता स्टार्ट करना है एकदम। तो मैंने B2, उसके बाद एम्परसेंड, फिर मैंने डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दिया, फिर एम्परसेंड अगेन, और फिर C2 लिख दिया। तो इसका मतलब पहले B2 की वैल्यू आएगी जो कि आकाश है, फिर उसको कॉनकैटिनेट कर दिया हमने स्पेस के साथ। आकाश के बाद एक स्पेस आ जाएगा, स्पेस के बाद फिर हमने कॉनकैटिनेट किया C2 के साथ, मतलब आकाश के बाद स्पेस, स्पेस के बाद गुप्ता, इस तरीके से। और अगर यही मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो हर एक में आप देखोगे कि हर एक में आपकी इस तरीके से वैल्यूज़ कॉनकैटिनेट होगी। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब ये कॉलम को मैं क्या करूँगा, ये तो फॉर्मूला है, इसे एज ए वैल्यू पेस्ट करूँगा। इसे कॉपी करोगे आप, पेस्ट स्पेशल में जाओगे, एज ए वैल्यू इसे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हट जाएगा, सिर्फ वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है मेरे पास वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या करता है, वैल्यू फंक्शन कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू नंबर। कई बार आपकी कुछ डाटा में स्ट्रिंग्स रह जाती हैं, टेक्स्ट रह जाता है, जो कि जिसको हम नॉन न्यूमेरिक कह सकते हैं। कई बार स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू रह जाती है ना, जो नॉन न्यूमेरिक होती है, उस नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को मुझे न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि फार्मूला में अगर मुझे यूज़ करना है, किसी फार्मूला में यूज़ करना है, तो मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, नॉन न्यूमेरिक नहीं चाहिए। तब उस केस में हम वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू फंक्शन कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू नंबर, द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स ए नंबर है। आपकी स्ट्रिंग भी एक नंबर ही होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 76 है, ये मान लो एक स्ट्रिंग है,
पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है, मैं नीचे देखता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये 76 के आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखा होगा। 76 जो सेल है, ये जो सेल है हमारा, ये सेल है E2। इसके आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखा होगा एक ग्रीन ट्रायंगल है। इसी तरीके से आपका 65 पे ग्रीन ट्रायंगल है, उस साइड से मैथ में 43 पे ग्रीन ट्रायंगल है, 94 पे ग्रीन ट्रायंगल है। तो ये जो ग्रीन ट्रायंगल है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ये क्या बता रहा है कि ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू ना होकर एक टेक्स्ट वैल्यू है। अब देखो इसमें अगर आप ये वाला सबसे ऊपर वाला रो देखो, इसमें 76, 78, 73 है, जबकि एडिशन सिर्फ 78 और 73 का कर रहा है। 76 को इसमें ऐड नहीं किया जा रहा। देखो जरा 78 और 73 को जोड़ के देखो, 151 आएगा। इसमें 76 ऐड नहीं किया जा रहा, क्योंकि 76 को उसने एक टेक्स्ट मान लिया है, स्ट्रिंग मान लिया है, जबकि मुझे उसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, किसी को याद है? अगर मुझे 76 को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? एक, या तो हम फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। आपने होम टैब पे गए थे, होम टैब में फॉर्मेट टूल था, फॉर्मेट टूल में सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन था फॉर्मेट सेल्स था, उसमें जाएंगे, वहाँ से जाके हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा तरीका बताया था कि आप कहीं पर भी 1 लिख लो, उस 1 को कॉपी करो, अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लो, पेज स्पेशल में जाओ और उसमें मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर दो, तो 1 इन सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई हो करके इनको न्यूमेरिक बना देगा। ठीक है। तीसरा तरीका, हम वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हम वैल्यू फंक्शन का यूज़ करके इनको न्यूमेरिक बना सकते हैं। जैसे ये मैंने किया यहाँ पे मैंने वैल्यू फंक्शन यूज़ किया सिंपली। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्वल वैल्यू, और जो वैल्यू आपको लगती है ना टेक्स्ट ही, जो जिस सेल पे टेक्स्ट वैल्यू थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी, जिसको नॉन न्यूमेरिक वैल्यू थी, जिसको अपने न्यूमेरिक बनाना है, तो हम लिखते हैं इक्वल वैल्यू और उस सेल का एड्रेस दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, वो सेल में जो भी आपकी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू थी वो न्यूमेरिक बन जाएगी। ये मैंने सारे सेल्स को ही कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ऊपर वाली रेंज को सिलेक्ट करूँगा, पेज स्पेशल में जाऊँगा और एज ए वैल्यू पेस्ट कर दूँगा, तो वो सारी वैल्यू मेरी न्यूमेरिक हो जाएंगी। फार्मूला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो सही लगा ही हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, आई वॉज अनेबल टू सी सम नंबर्स इन फार्मूला बिकॉज दे वर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, सो आई यूज वैल्यू फंक्शन। वही चीज़ कह रहा है कि फार्मूला में हम सही तरीके से फार्मूला में के थ्रू कैलकुलेट करने में हमें मुश्किल हो रही थी, हमारे कुछ नंबर्स एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रहे थे, तो हमने वैल्यू फंक्शन का यूज़ किया उन स्ट्रिंग्स को या उन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। ये वही चीज़ बता रहा है जो हमारे पास नीचे हमने वैल्यू फंक्शन का यूज़ करके हमारे पास नंबर सीरीज आई थी, उसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट का यूज़ करके ऊपर एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब चाहे तो आप नीचे से रिमूव कर सकते हैं इन नंबर्स को। कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मूला वैल्यूज बाय यूजिंग पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। आगे चलें स्टूडेंट्स, आगे है काउंट ए। पीछे हमने पढ़ा था काउंट फंक्शन और काउंट इफ पढ़े थे। काउंट फंक्शन था सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए, उसमें वो आपकी कोई टेक्सचर वैल्यू को काउंट नहीं करता। एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, काउंट फंक्शन अगर आप यूज़ करते हो तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। ठीक है, सम एवरेज तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते ही हैं, वो आपकी टेक्स्ट वैल्यू पे नहीं होंगे, लेकिन काउंट जो है फंक्शन वो तो ऐसे सेल्स को काउंट करता है ना जिनमें वैल्यू है, लेकिन वैल्यू भी न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करेगा। लेकिन अगर मैं काउंट ए फंक्शन यूज़ करता हूँ तो वो सारे उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें कोई ना कोई वैल्यू है, चाहे वो वैल्यू न्यूमेरिक हो चाहे नॉन न्यूमेरिक हो। तो काउंट ए फंक्शन उसके लिए होता है। पढ़ें इसके बारे में। काउंट ए फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स ओनली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काउंट फंक्शन भी नॉन एम्प्टी सेल्स को ही काउंट करने के लिए था, लेकिन नॉन एम्प्टी के साथ साथ वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता था। ठीक है, अब न्यूमेरिक वैल्यू है तो नॉन एम्प्टी होगी ही, वो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा। नॉन एम्प्टी मीन्स जो जिनमें कुछ ना कुछ है, वो खाली नहीं है, उन सारे सेल्स को काउंट करेगा, चाहे वो वैल्यूज़ आपकी न्यूमेरिक हो चाहे नॉन न्यूमेरिक हो। तो काउंट और काउंट ए में डिफरेंस समझ में आ गया। काउंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए जिन जिन सेल्स पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ है उनको काउंट करेगा, जबकि काउंट है सारे उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें कोई ना कोई वैल्यू हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे नॉन न्यूमेरिक हो। तो इक्वल काउंट है रेंज दे दी, तो
वो आ जाएगा आपका, उसकी रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो फंक्शन आता है वो आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक वो पीछे हमने पढ़ा काउंट ए, आपने COUNT काउंट लिखते हो ना, तो उसके बाद ए लिख देना है आपने, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे रेंज दे दोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्लैंक के बाद ब्रैकेट में मैंने रेंज दे दी। इसमें ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा, जो खाली सेल्स हैं उनको काउंट करेगा। तो जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, मैंने लिखा इक्वल काउंट ब्लैंक E2:G8। तो इसमें कितने ब्लैंक सेल्स हैं आप गिन लो एक बार, 1 2 3, 3 सेल्स हैं, तो आपको रिजल्ट दे देगा 3। यहाँ पे मैंने काउंट ब्लैंक सेल लगा रखा है और इसका रिजल्ट ये आ गया 3 नीचे, ये 3 आ गया नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट ए और काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, काउंट ए और काउंट ब्लैंक में क्या डिफरेंस है। काउंट सिर्फ काउंट जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए है, काउंट ए सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए है, जबकि काउंट ब्लैंक सारे एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए है। नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट फंक्शन। ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग, अगर मैं स्टूडेंट स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो स्ट्रिंग का मतलब वो कोई नॉन न्यूमेरिक डाटा है, न्यूमेरिक डाटा नहीं है। हालांकि हम न्यूमेरिक डाटा में भी लेफ्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ, एक हमारे पास कोई न्यूमेरिक नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में मुझे लेफ़्ट से 3 डिजिट्स को देखना है, तो तब भी हम लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी भी स्ट्रिंग में देख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर भी किसी भी स्ट्रिंग से मुझे एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना हो और वो भी सब स्ट्रिंग मुझे लेफ़्ट से एक्सट्रैक्ट करनी हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है लेफ़्ट साइड से, तब मैं लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आकाश गुप्ता। अब आकाश गुप्ता से मुझे पहले 3 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इक्वल लेफ़्ट, इसका एड्रेस दे दूँगा, इसका सेल एड्रेस क्या होगा D2, मैंने लिखा इक्वल लेफ़्ट, ब्रैकेट स्टार्ट की D2, फिर कॉमा के बाद मैंने लिख दिया 3, ब्रैकेट को बंद कर दिया। मतलब ये D2 वाला जो सेल है, इसमें से मुझे पहले 3 करैक्टर्स को लेफ़्ट साइड से डिस्प्ले करना है, तो वो कर देगा। तो लेफ़्ट फंक्शन डिस्प्लेस द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेफ़्ट से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स को डिस्प्ले कर देगा। तो अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो ये आ गया रिजल्ट, देखो आकाश का AK, अंकुश का ANK, भावना का BHA, दीपक का DEE। ठीक है, तो हर एक का पहले 3 करैक्टर्स हमें डिस्प्ले करवा दिए उसने। इसी तरीके से राइट फंक्शन है। राइट फंक्शन डिस्प्लेस द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द राइट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के राइट साइड से अगर मुझे नंबर ऑफ करैक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है तब हम राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने लिखा इक्वल राइट, सेल का एड्रेस दे दिया जैसे यहाँ पे D2,4, इसका मतलब राइट साइड से 4 करैक्टर्स को डिस्प्ले करना है उसने। ये देखो कर दिया उसने राइट साइड से, जैसे आकाश गुप्ता में राइट साइड से UPTA आता है, अंकुश शर्मा में राइट साइड से ARMA आता है, भावना गर्ग में राइट साइड से गर्ग आता है। तो हर एक स्ट्रिंग के राइट साइड से 4 करैक्टर्स को उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिड फंक्शन। स्टूडेंट्स, से तीनों ही फंक्शन जो है सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हैं। लेफ़्ट फंक्शन भी एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो लेफ़्ट साइड से करेगा। राइट फंक्शन भी एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, लेकिन वो राइट साइड से करेगा। जबकि मिड फंक्शन जो है स्ट्रिंग के बीच में से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा आपके लिए। तो मिड फंक्शन का क्या यूज़ है पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में। मिड फंक्शन डिस्प्लेस द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स को अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तब हम मिड फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से आर्गूमेंट हो सकते हैं वो आर्गूमेंट्स के बारे में आगे उसने बता रखा है। हेयर फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ द स्ट्रिंग, सबसे पहले वो स्ट्रिंग आएगी जिस स्ट्रिंग में से मैं स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, वो बड़ी स्ट्रिंग जो आएगी वो पहली स्ट्रिंग होगी, पहला आर्गूमेंट होगा। कॉमा दूसरा जो मेरा आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, सेकंड आर्गूमेंट इज़ द पोजीशन ऑफ द करैक्टर इन द स्ट्रिंग, मुझे कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है उसकी पोजीशन आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जो भी मैं फॉर्मूले में लिखूँगा फॉर्मूले में दिखाऊंगा। तो सेकंड आर्गूमेंट मेरा पोजीशन होगी, करैक्टर की पोजीशन होगी जहाँ से मुझे एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। एंड थर्ड आर्गूमेंट इज़ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स, मुझे सब स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी है, कितनी लेंथ मुझे चाहिए, कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स मुझे उठाने हैं वहाँ से। तो देखते हैं एक बार फंक्शन को देखते हैं। मैंने लिखा इक्वल MID मिड, क्या लिखा
इक्वल MID मिड, इसमें ब्रैकेट को स्टार्ट किया और मैंने लिखा D2, क्योंकि D2 में मेरा क्या है, आकाश गुप्ता है, यहाँ पे मेरा नाम है, मेरा D कॉलम है जिसमें मेरे नेम्स हैं, तो मैंने D2 लिया, कोमा, मुझे यहाँ पे फोर्थ करैक्टर से स्टार्ट करना है तो मैंने 4 लिखा। जैसे आकाश गुप्ता में मेरा फोर्थ करैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 S होगा, S फोर्थ करैक्टर होगा ना। तो उसके बाद मैंने जो जिस करैक्टर से स्टार्ट करना है वो मैंने लिख दिया, 4 लिखा जैसे मैंने यहाँ पे, कोमा, उसके बाद मैंने लिखा 2, नंबर ऑफ करैक्टर्स कितने मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो जैसे कि हम आकाश गुप्ता की बात करें तो आकाश गुप्ता में मेरा फोर्थ करैक्टर क्या होगा, S, लेकिन S से स्टार्ट करते हुए मुझे 2 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो S और H 2 करैक्टर्स को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से नीचे अंकुश की बात करें तो अंकुश में फोर्थ करैक्टर क्या होगा, U, और U से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 2 करैक्टर कौन कौन से आते हैं, U और S। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। हम देखते हैं नीचे, देखो ये आगे आकाश का SH आ गया, अंकुश का US आ गया, इसी तरीके से भावना का WN आ जाएगा, ठीक है, दीपक का PA आ जाएगा, गुंजन का JA, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल गया। तो हमने 3 फंक्शंस पढ़े ऐसे जो एक स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जा रहे थे, जैसे लेफ़्ट, राइट और मिड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे कोड वर्ड दे दिए जाते हैं, उन कोड वर्ड से मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू को वहाँ पे देखना होता है, चेक करना होता है, तब हम मिड फंक्शन की हेल्प से वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन, तो फाइंड फंक्शन करता है क्या है, कैसे काम करता है देखिए। फाइंड फंक्शन सर्चेज ए स्पेसिफाइड करैक्टर इन द स्ट्रिंग एंड डिस्प्लेज इट्स पोजीशन। तो फाइंड जो फंक्शन होता है एक स्पेसिफाइड करैक्टर को सर्च करने के लिए होता है। आपकी कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में मुझे किसी करैक्टर को फाइंड करना है, तो वो फाइंड करेगा और उसकी उस स्ट्रिंग में पोजीशन क्या है वो पोजीशन को वो बता देगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं हम इसको फंक्शन को, आप लिखोगे इक्वल फाइंड, फाइंड के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने जैसे डबल कोट्स में लिख दिया @ मैंने डबल कोट स्टार्ट किया, @ लिखा, डबल कोट को बंद कर दिया, उसके बाद कोमा, फिर किस स्ट्रिंग में मुझे ये फाइंड करना है, @ को मुझे फाइंड करना है ईमेल वाले एड्रेस पे, ईमेल वाले कॉलम पे, और ईमेल वाले कॉलम में ये जो सेल एड्रेस है वो क्या है मेरा K2, तो मैंने लिखा है K2, फिर कोमा, स्टार्टिंग सेल, स्टार्टिंग पोजीशन, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे @ को चेक करना है, लेकिन मुझे चेक करना कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट करैक्टर से करना है, थर्ड करैक्टर से स्टार्ट करना है, तो मुझे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे (1) लिखा है। हो सकता है ना कि आपके पास @ मान लो किसी स्ट्रिंग में 3 बार आते हो, लेकिन मैंने मान लो स्टार्ट किया किसी दूसरी पोजीशन से, तो हो सकता है कि एक आधा @ को वो छोड़ दे, क्योंकि वो स्किप कर दिया, क्योंकि जो मैंने पोजीशन लिखी है उस पोजीशन में वो नहीं आता। तो यहाँ पे करैक्टर की पोजीशन होती है, स्टार्टिंग पोजीशन होती है कि कहाँ से मुझे सर्च करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो मैं फर्स्ट करैक्टर से ही @ को चेक कर रहा हूँ कि पहला कहीं @ पहला करैक्टर ही हो तो पोजीशन बता देगा, ठीक है। तो क्या लिखा, इक्वल फाइंड, फाइंड में पहला वो करैक्टर होगा जिसको मुझे फाइंड करना है, फिर कोमा स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के अंदर मुझे फाइंड करना है, कोमा स्टार्टिंग पोजीशन, कहाँ से मुझे सर्च करना स्टार्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे @ लिखा है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती थी पूरी। जैसे रमेश के अंदर मैं ME ढूंढना चाहता हूँ, रमेश में ME, तो रमेश में ME मिल जाएगा ना मुझे, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल फाइंड, यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने ME लिख दिया और उधर कोमा लिख के डबल कोट्स में मैंने रमेश लिख दिया, कोमा मैंने 1 लिख दिया, तो हो गया सिंपल। उसमें मैं ME रमेश के अंदर ढूंढ रहा हूँ कि वो कौन सी पोजीशन पर है। तो ऐसा ही यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं @ को फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईमेल आईडी है तो यहाँ पे @ होना ही चाहिए। अगर किसी ईमेल एड्रेस पे @ नहीं है तो इसका मतलब वो ईमेल आईडी आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा पर्पस है वो ईमेल आईडीज़ को चेक करने का है, सिंपली कि ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा इक्वल फाइंड, @ को फाइंड कर रहे हैं हम K2 में, (1). इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो सभी का रिजल्ट आ जाएगा। देखो पहले था शर्मा राजेश 2007 @gmail.com। इसमें @ की पोजीशन हम ढूंढ रहे हैं कि @ कहाँ से है, और स्टार्टिंग से हमने 1 से स्टार्ट किया है। अगर मैं शर्मा राजेश 2007 में ढूंढना चाहूँ
कि एट द रेट की पोजीशन क्या है, और एस को 1 माने तो आप काउंट कर लीजिए, एस 1 हो गया H2 पे, A3 पे, R4 पे, M5 पे, फिर A6 पे, R7 पे, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एट द रेट 17 पोजीशन पर आएगा, और वो पोजीशन इसने शो कर दिया। ऐसे ही नीचे वाले एग्जांपल में एट द रेट कौन सी पोजीशन पे है वो उसने शो कर दी। नीचे वाले एग्जांपल में देख लो, NRR आपके 4 ये हो गए, बीच में अंडरस्कोर हो गया 5, 76 आपके 6-7 हो गए, और एट द रेट आपकी 8वीं पोजीशन पर हो गया। तो जबकि नीचे वालों में कहीं भी एट द रेट नहीं आया, तो उसने हैश वैल्यू शो कर दिया, मतलब एरर शो कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एट द रेट था ही नहीं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम ये चेक कर सकते हैं, अगर मुझे किन्हीं भी कोई भी कोड है, ईमेल आईडी है, कुछ भी है इस टाइप का, जिसमें मुझे एक स्पेशल सिंबल को या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को चेक करना हो, तो हम फाइंड कमांड का, फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखना है, बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप कर नहीं पाओगे ज़्यादा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अगला वीडियो हम अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कर सकेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे को आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं और भी बेटर काम करता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।